हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। अकाउंटिंग की आज की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ई इनवॉइस एंड ई वे बिल पे है। जैसे कि आप देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अकाउंट के अंदर हम सीख चुके हैं, जिसमें आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल हो, चाहे चाहे टैली प्राइम हो या जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक मेन टॉपिक है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हम जानेंगे कि ई इनवॉइस क्या है और ये किनको अप्लाई करना चाहिए और कब करना चाहिए। और सेम वैसे दूसरा आपका आता है ई वे बिल। तो ये दो बिल आज हमारे पूरा का पूरा वीडियो में फोकस रहेंगे। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और जहाँ पे भी आपको लगता है कि किसी तरीके की आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये चीज़ें क्या हैं और कब अप्लाई की जाती है। ये भी जीएसटी का ही पार्ट है। अगर आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अप्लाई कर रहे हैं, अपना किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी आप इनको जनरेट नहीं कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपको हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये ई इनवॉइस और ई वे बिल है क्या। तो देखिए, दो तरीके की हमें बिल मेंटेन करने होते हैं अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें एक बिल हमें है ई वे बिल और दूसरा हमारा है ई इनवॉइस। अब कब आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे? ई इनवॉइस का मतलब है कि जहाँ पे भी ई लिखा आता है, आपको पता है कि ये सारी चीजें क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको जनरेट करते हो। आपको नॉर्मल बिल बनाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट उस साइट पे जाके उस बिल को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ई वे बिल बोलते हैं। तो जो ई वे बिल होता है, एक तो आपका देखिए नॉर्मल टैक्स बिल होता है, जो पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो हमने सारी जो बिलिंग की है वो एक क्या की है, नॉर्मल बिलिंग की है, यानी कि नॉर्मल टैक्स इनवॉइस है वो। और अगर मेरा अब जो प्रोसेस है वो जिस हिसाब से जो लिमिट है गवर्नमेंट की, अगर मैंने क्रॉस कर दी, तो मैं उस नॉर्मल बिल को ही ऑनलाइन बिलिंग में कन्वर्ट कर दूंगी और वो बिल मेरा क्या कहलाएगा? ई इनवॉइस कहलाएगा। और सेम ऐसी एक ऑनलाइन बिलिंग जनरेट होता है जिसको ई वे बिल कर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को समझेंगे आज कि ई वे बिल क्या है और ई इनवॉइस क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं ई इनवॉइस पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ई इनवॉइस का मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू आपने पूरा का पूरा बिल को क्या करना है, जनरेट करना है। तो यहाँ पे जब हम ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, यानी कि आप सीधा सिंपल सा टैली के अंदर आप बिल जनरेट कर रहे हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने को कस्टमर को दे दे रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। और ये किनको करना है आगे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरनेट के थ्रू अपने बिल को जनरेट करना है। चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करें, आप डायरेक्ट वहां से जाके आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जब अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उसके लिए आपने ई इनवॉइस की साइट पे जाके सबसे पहले अपना क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी कि आपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके अपने को क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। और ये जो आईआरपी है, यानी कि इस आईआरपी से आपको क्या मिलेगा, एक आईआरएन जनरेट करने को मिलेगा। और इस आईआरएन के साथ आपको एक नंबर मिलेगा जो 64 डिजिट का होता है। और उसी के साथ ही आपको एक क्यूआर कोड भी उस बिल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब भी आप देखेंगे कि जिसके बिल में एक लंबा चौड़ा आईआरएन नंबर लिखा होगा और बगल में उसके क्यूआर कोड होगा, तो समझ जाइए जो वो बिल है वो आपका क्या कहलाता है, ई इनवॉइस कहलाता है। तो ई इनवॉइस का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन बिल को जनरेट कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन बिलिंग जो हम कर रहे हैं वो ई इनवॉइस कहलाता है। और सीधे ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है कहाँ पे, GSTR 1 पे। आपको दोबारा से इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका कहलाता है ई इनवॉइस। अब मैंने बोला कि कौन और कब ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए एप्लीकेबल है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपको कब अपना ई इनवॉइस जनरेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं किसको, कौन इसको जनरेट करेगा। तो सबसे पहला है आपका क्या, कि टैक्स पेयर अंडर ई इनवॉइस। मैंडेट कौन है? ऑटो लिखा है, यानी कि यहाँ पे देखा जाता है एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर, यानी कि अगर आपका
2017 से लेके अभी तक के किसी भी ईयर का टोटल टर्नओवर कितने करोड़ तक गया है? 500 करोड़ से ऊपर गया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुई है उसके बाद आपका किसी भी ईयर में अगर एनुअल टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर गया तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप क्या जनरेट करेंगे? ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका कब करेंगे? व्हेन जब आप B2B ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि ई इनवॉइस जो जनरेट होती है केवल किसके लिए की जाती है? B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर इसमें आपकी एग्जेम्पशन सेल आपका जो भी टोटल टर्नओवर देखा जाता है विदाउट जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 करोड़ से ऊपर है और आपका ये भी देखना है आपने कि B2B ट्रांजेक्शन होने चाहिए, यानी कि आप एक होलसेलर हो सकते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन अगर दूसरे बिजनेसमैन को सेल और परचेज कर रहा है तो वहां पे जो ट्रांजेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? B2B ट्रांजेक्शन। तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो क्या जनरेट करेंगे? ई इनवॉइस जनरेट करेंगे, ठीक है। तो एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर का मतलब है कि अगर आपका साल का किसी भी फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर सेल का अमाउंट, कुछ और नहीं, अगर टोटल सेल का अमाउंट आपका 5 करोड़ तक है तो आप एलिजिबल हैं कि आप क्या जनरेट करेंगे? ई इनवॉइस। और दूसरा है आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से अगर आपका एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट आपने कितने दिन के अंदर देनी कंपलसरी होती है? 30 डेज के अंदर। यानी कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका 30 डेज के अंदर आपका जो IRP है, जो आपने अपने को रजिस्टर्ड कराया है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन जो आपने कराई है अपनी, ठीक है, वो आपका 30 डेज क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है कैसे आप इस पे काम करते हैं, यानी कि ई इनवॉइस जनरेट जब बिल काम करता है तो कैसे आप इसको जनरेट करते हैं। सबसे पहले आपकी क्या की जाती है? सेल्स की एंट्री की जाती है, यानी कि जब आप सेल की एंट्री करते हैं किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे हम टैली प्राइम को लेके चलें तो आप हम यहाँ पे टैली प्राइम को लेके चलेंगे, चाहे टैली प्राइम हो, चाहे ERP हो, चाहे BG हो, चाहे कोई भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जनरेट करते हैं कहाँ पे? अपने सॉफ्टवेयर पे उस डेटा को सेंड करते हैं IRP पे, यानी कि अपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। फिर वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका क्या करता है? आपके वैलिडेशन चेक करता है, यानी कि उसको वैलिडेट करता है, हर फील्ड को चेक करता है। अगर आपने सही डिटेल डाली होंगी तो आपके उस फील्ड में आपका एक क्या जनरेट होके आ जाएगा? IRN जनरेट होके आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 64 डिजिट्स का आपको IRN मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका एक क्या वेरीफाई होके आएगा? QR कोड, जिसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल। तो जब हम ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आपके बिल में दो चीजें होना कंपलसरी है, एक तो QR कोड और दूसरा IRN। और नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि तब जाके आप अपने इनवॉइस को क्या करिए? प्रिंट करिए। जब तक आपका वहाँ पे QR कोड और IRN नहीं दिखा रहा है इसका मतलब आपकी बिल ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुई है। और उसके बाद आपकी ऑटो रिपोर्टेड टू कहाँ हो जाती है? ये GST में अपने आप ही आपकी डिटेल क्या हो जाएगी? चली जाएगी। ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन एंड API यूजर सेटअप, ये सबसे मेन होता है। जैसे में बहुत सारे बच्चों को हम जॉब पे जब लगाते हैं तो वहाँ पे वो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम वहाँ पे तो ई इनवॉइस जनरेट करने को बोला गया है, बट टैली से हमने टैली के सारे फीचर यस नो कर दिए हैं बट हमारा ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि खाली टैली के फीचर्स आपको यस नो नहीं करने, आपने अपने को रजिस्टर्ड कराना होता है कहाँ पे? इनवॉइस के पोर्टल पे। और वहाँ पे एक API यूजर पासवर्ड आपने क्या करना होता है? जनरेट करना होता है। तो जो API यूजर एंड पासवर्ड आपको मिलेगा उसके बेस पे जब आप टैली के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे और जैसे अपने सेल वाउचर को एक्सेप्ट कराएंगे वो सीधे आपसे पूछेगा कि ई इनवॉइस आपको जनरेट करना है या नहीं करना है। और जैसे आप यस करेंगे तो यस करती है आपका जो API यूजर एंड पासवर्ड आपने बनाया था उसको पूछेगा कि यूजर नेम है पासवर्ड,
तो जब आप सुबह आएंगे तो फर्स्ट टाइम अगर आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दिया तो बार बार आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सिस्टम आपने शट डाउन नहीं किया है तो वो फिर कंटिन्यूसली आपके ई इनवॉइस जनरेट करता रहेगा। तो इसके प्रोसेस को समझना आप बहुत आसान है, आप हर कोई कर सकता है। आपको किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी आप एपीआई जनरेट कर सकते हैं और अपने किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इसको लिंक करा सकते हैं, ताकि आप टैली के अंदर अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो टैली से ही सीधा आपका क्या जनरेट होके आ जाए, ई इनवॉइस जनरेट होके आ जाए। आपको ये ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ई इनवॉइस की साइट पे लॉगिन करना है। तो ई इनवॉइस की साइट आपकी क्या होती है, ई इनवॉइस 1.gst.gov.in। अगर आपको ये साइट याद नहीं रहती है तो आप जीएसटी की साइट पे भी जा सकते हैं, www.gst.gov.in पे जाके भी आप ई इनवॉइस में जा सकते हैं, वहाँ पे फीचर्स आता है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे तो सीधे आपसे पूछेगा जीएसटीएन नंबर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जीएसटीएन नंबर डालना है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सेम यही प्रोसेस आपका ई वे बिल के लिए भी होता है। आप इसी तरीके से ई वे बिल का यूजर नेम एंड पासवर्ड भी टैली के अंदर बना सकते हैं। और अगर आपने ई वे बिल का पहले से ही बनाया हुआ है तो आपका एपीआई पहले से ही जनरेटेड है, तो जीएसपी के थ्रू हम अगर करा रहे हैं तो आपको सेम आपको वही चीज मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप जीएसटीएन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड बोलेगा, आप कैप्चा कोड डालेंगे और गो यानी कि सबमिट करेंगे तो आपको फिर एक डिटेल खुल के आती है। वो डिटेल होती है आपके बिजनेस की डिटेल। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर का नेम, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने को होती है। जैसे आप उसको फिल करने के बाद उसको सबमिट करते हैं तो सीधे आपको क्या पूछेगा, एक ओटीपी आता है आपके उसमें। तो जैसे आप उसको ओटीपी डालेंगे तो सीधे यूजर नेम और क्या बताएगा, ये पासवर्ड डालने को बोलेगा। और जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, ये आईआरपी के लिए मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है। तो लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करने के बाद आपने आईआरपी यूजर आईडी डालनी है, जो भी आपने यूजर नेम यहाँ पे अपना देना है वो डाल सकते हैं। और पासवर्ड डालेंगे, फिर से आपको कैप्चा बोलेगा, कैप्चा कोड आएगा और आप उसकी एंट्री एंटर कर दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। यानी कि ये जो यूजर एंड पासवर्ड मैंने आपको बताया, ये आपके ई इनवॉइस के पोर्टल के लिए बोला है, ये टैली के लिए नहीं बोला है। तो सबसे पहले आपने ई इनवॉइस पे अपने को क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उसका प्रोसेस है कि आप यहाँ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप तब जाके अपने ई इनवॉइस के पोर्टल पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे फिर अब आपने क्या करना है, एपीआई जनरेट करना है। यानी कि यूजर एंड पासवर्ड आपने किसके लिए जनरेट करना है, आप अपने टैली के लिए। यानी कि हम टैली पढ़ा रहे हैं तो जब आप जो भी आपका सॉफ्टवेयर है तो आप वहाँ पे जाएंगे तो क्रिएट यूपीआई आईडी यूजर आपने करनी है। तो सबसे पहले हमने कहाँ जाना है, एपीआई रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे आप एपीआई रजिस्ट्रेशन पे एंटर करेंगे उसी के नीचे ओपन होके आ जाएगा यूजर क्रीडेंशियल्स। तो दूसरा आपने किसको सेलेक्ट करना है, यूजर क्रीडेंशियल को, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है क्रिएट यूपीआई एपीआई यूजर्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, तो आपने इसमें से केवल एक को सिलेक्ट करना है, थ्रू जीएसपी। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, सुविधा केंद्र आपके जो भी है, जिससे भी आपका सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, उसको आप यहाँ पे ले लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे टैली प्राइम हम काम करते हैं, तो टैली प्राइम पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जीएसपी, थ्रू जीएसपी लिया। तो फिर ये उस कंपनी का नेम पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिया क्योंकि उसका पुराना नाम ही यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे टैली इंडिया प्राइवेट जैसे आप एंटर करोगे अब ये आपसे पूछेगा एपीआई यूजर नेम एंड एपीआई पासवर्ड, और आपने करना कुछ भी नहीं है, आप उसको सबमिट कर दीजिए। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, एपीआई में मैंने क्रिएट करना है, क्रिएट एपीआई यूजर को सिलेक्ट किया। और यहाँ ऑथेंटिकेशन टाइप में मैंने पूछा थ्रू जीएसपी, और यहाँ पे सेलेक्ट जीएसपी मैंने किसको सिलेक्ट किया, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टैली इंडिया टैली प्राइम है। फिर ये पूछा यूजर नेम, तो जो भी यूजर नेम आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे
अपना पासवर्ड फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको सबमिट कर देंगे। बस इतना ही करना है और इतना करते ही आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब जब भी आप टैली के अंदर ट्रांजेक्शन्स करेंगे, आपको इस पोर्टल पर आने की जरूरत नहीं है या अलग से इनवॉइस की एंट्री करने की जरूरत आपको नहीं है। आप सीधे टैली से क्या डायरेक्ट क्या क्रिएट कर सकते हैं, ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से मेरा जो यूजर नेम एंड पासवर्ड था वो ये हो चुका है, ठीक है। तो जब ये हमारा यूजर नेम एपीआई हमारा क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, हम यूजर नेम एंड पासवर्ड बना लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम क्या करें, उसकी बिलिंग आप डायरेक्ट किससे करेंगे, टैली से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रैक्टिकली आपको दिया कि आप ई इनवॉइस को कैसे जनरेट करोगे। अब मैं टैली सॉल्यूशन पे, टैली के सॉफ्टवेयर पे जाऊंगी और टैली के सॉफ्टवेयर पे जाके मेरे को क्या करना है, कुछ काम और करने हैं। जो F11 का फीचर्स आप यस करते हैं, जब आप जीएसटी की डिटेल फिल करते हैं, वहां पे आपने केवल एक चीज को यस करना है, ई इनवॉइस जनरेशन, ठीक है। जो ई इनवॉइस वाला फॉर्मेट जो आपका ऑप्शन आ रहा है, आप उसको क्या कर दीजिए, यस। तो आपके अब सेल बिल पे ऑटो आपसे ई इनवॉइस जनरेट करने को बोलेगा और जहाँ पे आपको चाहिए आप यस करिए। जैसे B2B ट्रांजेक्शन के लिए मैंने बोला कंपलसरी है, तो आप वहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इनवॉइस जनरेट करें, तो आप वहाँ पे उसको नो भी कर सकते हैं। तो टैली के अंदर आप क्या करेंगे, जब ट्रांजेक्शन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया है कि यहाँ पे मैंने 10 लैपटॉप खरीदे हैं 50,000 के हिसाब से, तो 5 लाख का टोटल अमाउंट है, उसमें 99% क्या चार्ज हुई है, जीएसटी। तो 45,000 की क्या बन गई, जीएसटी। अब अगर नॉर्मल बिलिंग होती तो नॉर्मल बिलिंग में मैं क्या करती, सीधे ट्रांजेक्शन करती और प्रिंट निकालती और कस्टमर को बिल दे देती। बट अब क्या करना है, मैंने इसको ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो आपने प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी डिटेल को फिल करना है, ठीक है। तो B2B सेल अगर आपकी होती है तो वहां पे आपको पता है कि आपने IRN जनरेट करना है। तो IRN जनरेट करने के लिए आपको जाना कहाँ पड़ता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि IRP पे आपको जाना पड़ता है। तो अब आप डायरेक्ट टैली से ही IRP पोर्टल पे चले जाएंगे, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, एपीआई यूजर एंड पासवर्ड हमने वहां से ले लिया। तो जैसे आप एपीआई पासवर्ड एंड यूजर नेम डालेंगे तो IRN जनरेट करेगा और इसके साथ ही क्या करेगा, क्यूआर कोड अप्लाई कर देगा। जब क्यूआर कोड अप्लाई हो जाएगा तो जो बिल की वैल्यू है, बिल का जो फॉर्मेट है, वो थोड़ा चेंज आएगा नॉर्मल बिल से। तो यहाँ पे पूरी डिटेल होगी पार्टी की और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको IRN नंबर भी दिखाएगा। यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, IRN नंबर, और इसी के बगल में आपका ये क्यूआर कोड भी शो करेगा। इसका मतलब है कि ये जो इनवॉइस है मेरी, ये इनवॉइस मेरी ई इनवॉइस है। नॉर्मल इनवॉइस मैंने यहाँ पे नहीं जनरेट की है, मैंने पोर्टल के थ्रू इसको क्या जनरेट किया है। बट हाँ, जब आप इसकी डिटेल फिल करते हैं तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर गलती कर ली तो इसमें एरर आएगा और एरर आपने क्या कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसको कैंसिल आपको करना होता है और उसके लिए भी केवल आपको 24 आवर्स का ही टाइम मिलता है और 24 आवर्स के अंदर ही अंदर आपको ई इनवॉइस को क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो जब भी आप ई इनवॉइस जनरेट करें तो ध्यान रखें कि आपने कहीं पे कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि बाद में आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। और ई इनवॉइस के साथ ही अब एक चीज और आती है, ई वे बिल। अब ये ई वे बिल क्या है, ई वे बिल है रास्ते का बिल। ई वे बिल का मतलब है कि एक रास्ते का बिल आप बना रहे और ये रास्ते का जो बिल है वो ऑनलाइन आपने जनरेट करना है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ई वे बिल। अब देखिए ई वे बिल कब जनरेट होता है, अगर आप अपने गुड्स का मूवमेंट करा रहे हैं किसी भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, और जो आपका बिलिंग अमाउंट है, जो आपने जो बिल बनाया है, उसकी अगर लिमिट 50,000 या 50,000 से ऊपर है तो आपको कंपलसरी है कि आप अपना क्या जनरेट करेंगे, ई वे बिल जनरेट करेंगे। तो जब भी आप गुड्स का मूवमेंट करते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक बिल जनरेट करना होता है। इस बिल में आपके पार्ट ए और पार्ट बी दो होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पार्ट ए में सारी
इनवॉइस की डिटेल देते हैं और पार्ट बी में आपकी ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है। और इस तरीके से अगर आपके बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से ऊपर है तो आपने अपना एक ई वे बिल भी जनरेट करना है। और जिस तरीके से मैंने एपीआई किसके लिए बनाया था, यूजर एंड पासवर्ड, ई इनवॉइस के लिए, सेम किसके लिए बनता है, ई वे बिल के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाके आपने अपने को रजिस्टर किया, वैसे ई वे बिल की साइट पे जाके भी आप अपने को रजिस्टर यहाँ पे आपको कराना होता है और यहाँ पे भी जीएसपी की ही हेल्प आपको लेनी होती है। तो जिस तरीके से थ्रू जीएसपी मैंने किया और टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मैंने सेलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा। और ये केवल गुड्स की मूवमेंट को दिखाता है, यहाँ पे आपने कोई पेमेंट नहीं करनी है, यहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज आपको नहीं देना है, कोई भी चार्जेज आपको नहीं देना है। बस इस बिल के थ्रू आप अपने स्टॉक की और अपने ट्रांसपोर्टर की पूरी डिटेल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बस इतना ही है ई वे बिल का काम। अब आप कौन कौन करेगा, रजिस्टर्ड सप्लाई और रेसिपिएंट कैन जनरेट इट, यानी कि कोई भी इसको जनरेट करेगा जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से ऊपर जा रही है और उसका गुड्स का मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है, तो वो जनरेट करना उसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, भले ही वो अनरजिस्टर्ड डीलर हो तो वो भी क्या करेगा, ई वे बिल जनरेट करेगा अगर उसका बिल का अमाउंट 50,000 से क्या है, ऊपर है। यानी कि कोई भी इसको कर सकता है, जरूरी नहीं कि सप्लायर ही करे। अगर सप्लायर नहीं कर रहा है तो बायर करेगा, बायर नहीं कर रहा है तो ट्रांसपोर्टर करेगा। ठीक है, तो एक को तो करना कंपलसरी है। तो ये कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले आप लॉग इन करते हैं ई वे बिल के पोर्टल पे। ठीक है, एंटर करते हैं पार्टी। अब देखिए जब आप पोर्टल पे जाके करेंगे तो आपको पूरी डिटेल खुद फिल करनी होती है। ये जो प्रोसेस मैंने समझाया है पार्ट ए पार्ट बी का, ये आप पोर्टल पे जाके कर रहे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देनी है। उसमें पार्ट बी की कंसाइनी की डिटेल है, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल है, पूरी डिटेल आपको देनी होती है। और वेरीफाई एंड फिर लास्ट में क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। बट अगर आपने टैली के अंदर एपीआई यूजर का यूज किया है तो जैसे आपका ई इनवॉइस जनरेट होके आया, ई इनवॉइस के साथ ही आपका ई वे बिल भी जनरेट होके आ जाता है। तो टैली आपके काम को आसान कर देती है कि आपको पोर्टल पे नहीं जाके आप सीधे सीधे कहाँ पे जाके आप ई वे बिल जनरेट कर ले रहे हैं या ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, टैली के अंदर ही। तो उसके लिए आपके पास ई वे बिल एपीआई यूजर एंड पासवर्ड होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे मैंने दिखाया कि ई इनवॉइस प्लस ई वे बिल कहाँ पे आएगा। तो स्टेप फर्स्ट है, जब आप सेल बिल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 2, जब आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो कहाँ, आईआरपी पे आप उसको भेजेंगे, वहाँ से आईआरएन जनरेट होगा और साइन क्या आएगा, वहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, तब आप उस इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपका ई वे बिल भी है तो ई वे बिल भी क्या होगा, पार्ट ए पार्ट बी खुद ही जनरेट होके आपके पास, जैसे आपके सेल बिल का प्रिंट निकलेगा और सेल बिल के प्रिंट के साथ ही आपका क्या निकल के आ जाएगा, ई वे बिल भी निकल के आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इनवॉइस आपने जनरेट की, आईआरएन जनरेट होगा और ई वे बिल जनरेट होगा और प्रिंट आउट निकाल के आप अपने कस्टमर को उसको दे सकते हैं। तो टैली के अंदर मैंने बोला, टैली के अंदर आप कर सकते हैं इसको। तो एपीआई अगर आपने यूजर एंड पासवर्ड बना लिया तो डायरेक्ट टैली का कोई भी फीचर यूज करके आप ई वे बिल जनरेट या ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते। आप उस फीचर्स को तब यूज करते हैं जब आप एपीआई यूजर एंड पासवर्ड पहले से ही पोर्टल पे जाके बना चुके हैं। तो इसमें मैंने कीवर्ड्स दिए हैं कि आप कौन क्या क्या करेंगे टैली प्राइम के अंदर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टैली पे आप ई इनवॉइस जनरेट करने से पहले आपने इनेबल ई इनवॉइस वाले फीचर्स को क्या करना है, यस, ऐसे वहाँ पे ई वे बिल वाला फीचर्स भी आएगा, उसको भी यस करेंगे F11 के अंदर। उसके बाद कंप्लीट आईआरएन और एपीआई सेटअप आपका एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अंदर आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सेल इनवॉइस बनाए, ठीक है, अगर वो ई इनवॉइस है तो ई इनवॉइस के लिए जनरेट करें और आईआरएन और क्यूआर कोड आपका उसमें आ जाएगा। अगर उसी के साथ ही अगर 50,000 से ऊपर का स्टॉक है तो आपको ई वे बिल भी जनरेट करना पड़ेगा। तो ई वे बिल भी खुद ही जनरेट होकर आ जाएगा अगर आपने एपीआई यूजर्स और पासवर्ड बनाया है। उसके बाद आप प्रिंट करिए, वेरीफाई करिए और अपने कस्टमर को दे दीजिए।
तो टैली के अंदर ये बहुत आसान कर देता है जब आप क्या करते हैं, एपीआई यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप पोर्टल पे जाके किस तरीके से अपने ये एपीआई यूजर्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।